आज की वीडियो में हम करेंगे एंटी एड्रेनर्जिक की अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे वो एक्शन करते हैं एंड कौन सी ड्रग्स कैसे एक्ट करती है। अल्फ़ा पे अलग वीडियो बनाऊंगी एंड बीटा पे अलग, तो ये वाली अल्फ़ा की है। तो शुरू करते हैं अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स से। तो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप होती है? एक होती है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, एक हमारी होती है इक्विलिब्रियम टाइप। तो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक दो टाइप्स की, एक नॉन इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम। अगर हम देखें तो इसको देख के डरो मत, हम आगे बहुत आराम से करेंगे, काफ़ी सिंपल है। सब में अगर एक बेसिक चीज़ पता लग गई ना तो आप सारी ड्रग्स के बारे में कर सकते हो। सबसे पहले हमारी नॉन इक्विलिब्रियम वो कौन सी होती है? जो इरिवर्सिबल है, मतलब जो एक बार एक्ट करने लगी उसके बाद चेंज नहीं होगा उसका एक्शन, और नॉन कॉम्पिटिटिव है। उसमें काफ़ी टाइप है। उसमें मेनली नॉन इक्विलिब्रियम में हमने एक याद रखनी है, फिनॉक्सीबेंजामिन, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई इक्विलिब्रियम, मतलब जो कॉम्पिटिटिवली कर रही है। इसमें काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो हम आराम आराम से एक एक करके याद करेंगे एंड आपको वीडियो अगर अच्छे से देखोगे तो याद हो जाएगा सब। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा के, अगर हम अल्फ़ा को ब्लॉक कर रहे हैं तो अल्फ़ा के कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो हम ब्लॉक कर सकते हैं। अल्फ़ा 1 है एक और एक अल्फ़ा 2 है। अल्फ़ा 1 में भी आगे सब टाइप्स होती हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा 1 का मेन काम क्या है कि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो टोटल पेरिफेरल डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी, और बीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक करता है। अगर हार्मोन कोई रिलीज़ हो गया और वो बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक करता है कि ये हार्मोन क्या है कि थोड़ा कम हो जाए। अब हमने अल्फ़ा ब्लॉक कर दिया, उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब हमने बोला कि अगर हम अल्फ़ा 1 ब्लॉक करेंगे तो अल्फ़ा 1 ने क्या कराना था? पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ और बीपी को इंक्रीज़। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस वेसल्स में ज़्यादा ब्लड खींचा जाएगा, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। लोग हमेशा वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी उन्हें रेजिस्ट ना करे, ऐसे देखो। तो वो कहाँ जाएगा? कैपेसिटेंस वेसल की तरफ, वहाँ पे जाएगा। तो कैपेसिटेंस वेसल की तरफ फ्लो इंक्रीज़ हो गया तो हार्ट की तरफ कम हो जाएगा, तो वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो गया और बीपी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, अल्फ़ा 1 का काम क्या है? बीपी बढ़ाना। अगर उसे ब्लॉक कर देंगे तो बीपी बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? बीपी घटेगा। तो ये उसकी मैकेनिज्म है। बीपी कैसे घटेगा कि टीपीआर घट जाएगी, वीनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट घट जाएगा और बीपी घट जाएगा, ठीक है। अब हमारा नॉर्मली हमें पता है जब हम खड़े होते हैं बीपी हमारा घटता है, अब क्योंकि वीनस पुलिंग हो जाती है उस वजह से। उसके बाद अगर हमारा मान लो पोस्टल रिफ्लेक्सेस इंटरफेयर विद मार्क्ड हाइपोटेंशन ओकेजन। अब देखो, अगर बंदा एकदम से खड़ा हुआ है तो पोस्टल चेंजेस किया है उसने, उस टाइम पे क्या होगा? उसका बीपी डिक्रीज होगा। अब मान लो तूने उन पर्सन को अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिए तो क्या होगा? खुद सोच के देखो। अब बीपी पहले घट रहा था, तुमने अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, बीपी और घट जाएगा। तो ये बात ये कि पोस्टल रिफ्लेक्स इज इंटरफेयर्ड विद मार्क्ड हाइपोटेंशन ऑन स्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी, बीपी बहुत कम हो जाएगा अगर वो अल्फ़ा ब्लॉकर ले रहा है, जैसे डिजीनेस और सिनकोप, मतलब वो शॉक में भी जा सकते हैं। क्योंकि बीपी पहले घटता है जब खड़ा होता है, वीनस रिटर्न वीनस पुलिंग हो जाती है, हार्ट को कम जाता है, हार्ट को कम जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। अब तुमने बीटा ब्लॉकर दे दिए, सॉरी अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिए, अल्फ़ा ब्लॉकर देके तुम्हारा बीपी क्या है? और कम हो जाएगा। तो उससे क्या है? वो शॉक में जा सकता है बंदा। शॉक क्या होता है? डिक्रीज इन बीपी, ठीक है। अब वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल क्या होता है? अब मान लो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एड्रेनल है और नॉन एड्रेनलिन है उनका काम क्या है और वो कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। एड्रेनल हमारा सारे रिसेप्टर्स पे काम करता है, अल्फ़ा और बीटा में, और नॉन एड्रेनलिन का बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं होता। अब नॉन एड्रेनलिन का बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं होता तो अल्फ़ा पे वो क्या करेगा? इंक्रीज बीपी, तो ये नॉन एड्रेनलिन का काम आ गया। अब बात आई अल्फ़ा की, तो वो एड्रेनलिन पे भी काम करता है और बीटा पे भी करता है, अल्फ़ा पे भी करता है तो बीटा पे भी करता है। अब मान लो तुमने किसी को एड्रेनलिन दे दिया तो अब पहले अल्फ़ा एक्टिवेट होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा, अगर पहले बीटा एक्टिवेट होगा तो बीपी डिक्रीज़ होगा। तो फिर तुम इसका इफेक्ट कैसे सोचोगे एड्रेनल का? अगर तुमने किसी को एड्रेनल दिया तो इसमें क्या करते हैं, अगर तुमने किसी को एड्रेनल दिया ना तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे पास ड्रग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, ड्रग तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा है तो हमारे कौन से अल्फ़ा एक्टिवेट होते हैं? अल्फ़ा 1, ठीक है।
अब धीरे धीरे ड्रग मेटाबोलाइज होगी और कम 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 होनी शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ कम है उसको बीटा सेंसिटाइज करता है, तो बीटा कम पे सेंसिटाइज करता है। अब देखो ए पहले आता है तो अल्फ़ा पहले सेंसिटाइज करेगा, बीटा बी बाद में आता है तो बीटा बाद में सेंसिटाइज करेगा। ठीक है, अब तुम सोच के देखना, मान लो तुमने किसी को दे दी एड्रेनलिन दे दी। अब सबसे पहले क्या होगा, अल्फा स्टिमुलेट हो जाएंगे तो इंक्रीज इन बीपी, धीरे धीरे ड्रग मेटाबोलाइज होएगी, ड्रग क्या होगी, कम होगी। अब ड्रग कम हो जाएगी तो हमारे कौन स्टिमुलेट होंगे, बीटा। अब बीटा स्टिमुलेट हुए तो क्या होगा, डिक्रीज इन बीपी। तो ये हो गया। तो ये है नॉर्मल बायोफेसिक रिस्पॉन्स जो हमारा एड्रेनलिन देने पे आया। ठीक है, अब हमने पढ़ना है वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल। अब मान लो तुमने दे दिया उसे अल्फ़ा ब्लॉकर, कोई भी अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, तुमने भी इतने सारे पढ़ने हैं। अब तुमने उसे भी कोई भी दे दिया अल्फ़ा ब्लॉकर। अब जब तुमने उसे अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया तो हमारा क्या होगा, बीपी इंक्रीज़ होना था, बीपी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कौन बचा, बीटा रिसेप्टर, जो क्या कर देंगे, बीपी डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ इन बीपी एड्रेनलिन देने पे। तो नॉर्मली क्या होना था, सबसे पहले एड्रेनलिन देने पे अल्फ़ा 1 की वजह से बीपी हमारा इंक्रीज़ होना था, है ना। तो बीपी इंक्रीज़ होना था, उसके बाद जैसे जैसे ड्रग कम होनी थी फिर बीपी डिक्रीज़ होना था और बायोफेसिक रिस्पॉन्स आना था। बट अल्फ़ा ब्लॉकर देने की वजह से अल्फ़ा तो है नहीं, बीपी तो इंक्रीज़ होगा ही नहीं पहले शुरू में, सीधा बीटा पे काम करके बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को अल्फ़ा ब्लॉकर देने की वजह से जब बीपी एड्रेनलिन की वजह से कम हो जाता है, उस फैक्ट को हम बोलते हैं वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल। डेल ने ढूंढा था इसलिए, और जो नॉर्मल था उससे रिवर्स हो गया तो वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ ज़रूर से आना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने अल्फ़ा ब्लॉक करे हुए हैं, अल्फ़ा ब्लॉक कर दिए तो अल्फ़ा से क्या है, बीपी, अल्फ़ा से बीपी बढ़ना था, ब्लॉक कर दिए तो बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही बीपी कम हो जाएगा तो हमारी जो हैं रिसेप्टर्स जो हैं वो इसको कर लेंगे कि हाँ बीपी कम हो रहा है। तो बीपी और हार्ट रेट का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब बीपी इंक्रीज़ हुआ तो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, अब बीपी कम होना शुरू हुआ तो हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, कंपनसेशन मैकेनिज्म। नॉर्मली बीपी इंक्रीज़ पे बेरोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और हार्ट रेट घटाते हैं। यहाँ पे बीपी डिक्रीज़ पे ज़रूरी नहीं है बेरोरिसेप्टर हो, और काफ़ी मैकेनिज्म्स होती हैं जिस वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया शुरू हो जाएगा। अब तुमने अल्फ़ा को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बीटा हमारे पास एक्टिव है तो बीटा 1 क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो वो भी ज़्यादा पावर हो जाएगी उसके पास भी, तो वो एकदम से ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन हार्ट रेट। ठीक है, अब इंक्रीज टैकीकार्डिया, इसका एक और रीज़न हो सकता है कि नॉन एड्रेनलिन रिलीज ज़्यादा हो गया। अब अल्फ़ा 2 ब्लॉक थे, ठीक है, तो वही बीटा 1 वाली सारी कहानी। अब आगे हमारा क्योंकि बीपी कम है, नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो गया, बीपी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, कंपनसेशन वगैरह सारा कुछ। आगे हमारा आ गया नेजल स्टिफनेस और मेयोसिस कराता है। मेयोसिस क्या होता है कि हमारी रिलैक्सेशन होना रेडियल मसल्स की। अब हमें ये बताना चाहिए कि जो नॉर्मल हमारे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, नॉर्मल हमारे अल्फा रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, वो मिडरेसिस कराते हैं, मतलब कंट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, जिससे प्यूपल हमारे क्या होता है, डायलेट होता है। नॉर्मली हमारा प्यूपल क्या होता है, ठीक है, प्यूपल नॉर्मली हमारा डायलेट होता है, बट अगर हमने ब्लॉक कर दे दिया तो हमारा क्या होएगा, मेयोसिस होएगी, प्यूपल हमारा स्मॉल हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि रेडियल मसल्स कंस्ट्रिक्ट करके, रिलैक्स करके, जिस वजह से हमारा प्यूपल जो है छोटा हो रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। तो हमें पता होना चाहिए जो नॉर्मल हमारे अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन, मतलब उसने क्या करना है, रिलैक्स कराना है। अब हमारा दूसरी साइड हमने ब्लॉक कर दी, मतलब अब रिलैक्सेशन नहीं होएगी, मतलब अब क्या होगी, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन वो होने की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा कंट्रैक्टिलिटी और डायरिया हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात आती है जीएफआर। अब पता है तुम्हें अल्फा रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि अल्फा का तुम्हें बेसिक, बीटा का, अल्फा का पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता अल्फा का बीटा का बेसिक तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये तुम्हें बता देना। अब नॉर्मली अल्फा का काम क्या होता है, वो जीएफआर को इंक्रीज़ करता है। अब जीएफआर को वो इंक्रीज़ कर रहा है, हमने ब्लॉक कर दिया, अब ब्लॉक करने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर अब हमारा कम हो गया तो सोडियम वगैरह हमारी बॉडी में क्या है, ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, सोडियम ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो गया। अब जीएफआर जब कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम होगी, उस टाइम पे रेनिन रिलीज हो जाता है। अब सोडियम जब रिटेन हुआ तो वाटर आना शुरू हो जाएगा वापस अंदर, जिस वजह से हमारा
रेनिन इंक्रीज की वजह से पानी वगैरह अंदर आना शुरू हो गया और ब्लड वॉल्यूम एक्सपैंड होनी शुरू होगी। तो रेनिन इंक्रीज हमारा बीटा के थ्रू भी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली तुम्हें ये याद होना चाहिए, जब हमारा GFR डिक्रीज़ हुआ तो हमारा सोडियम कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से हमारी रास मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो GFR हमारा धीरे धीरे क्या करेगा, सोडियम को बढ़ा देगा। सोडियम जैसे ही हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम हमारी रास मैकेनिज्म के थ्रू बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। उससे अगला पॉइंट है हमारा BHP को इम्प्रूव करता है। BHP क्या होता है, बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। तो बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, तो नॉर्मली तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा का फिर से वही बात यार, नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए, तब हम नॉर्मल जान पाओगे। अब नॉर्मली अल्फ़ा क्या करते हैं, हमारे यूरिन को बाहर नहीं आने देते, तो स्पिंस्टर्स को कंट्रैक्ट कर देते हैं और डिट्रूजन मसल को रिलैक्स कर देते हैं। तो अल्फ़ा ने क्या किया, डिट्रूजन मसल को रिलैक्स कर दिया और स्पिंस्टर को हमारे कंट्रैक्ट कर दिया कि यूरिन वहीं पर आउटफ्लो ना हो। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अल्फ़ा ब्लॉक कर दे दिया। अब उल्टा सोचो, तो वो क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो तो स्पिंस्टर्स को क्या करेंगे, रिलैक्स करा देंगे, जिस वजह से हमारे ब्लैडर्स जो है कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो यूरिन ज़्यादा बाहर आएगा। ठीक है, अब अगला, नॉर्मली अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स हमारे इंक्रीज़ कराते हैं जैकुलेशन। अब तुमने अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे दिए तो इनहिबिट कर देंगे वो जैकुलेशन को, जिस बंदे को इंपॉर्टेंस हो जाएगी अगर उसका जैकुलेशन ही नहीं हो पा रही। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब फटाफट से रिवाइज करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह और सारे एक्शंस। नॉर्मली हमें पता है अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्लॉक कर दिया तो बीपी घटेगा। उसके बाद हमारा आ गया वेजो मोटर रिवर्सल ऑफ टेल, वो तुम्हें पता होना चाहिए। नॉर्मली हमारा क्या होता है, बाईफेसिक रिस्पॉन्स होता है। पहले हमारे अल्फा 1 जो है वो स्टिमुलेट होते हैं तो इंक्रीज बीपी हो जाता है। उसके बाद बीटा होते हैं तो हमारा क्या होता है, बीटा होने की वजह से बाद में बीपी हमारा जो है बीटा की वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब तुमने क्या किया, अल्फा ब्लॉकर्स दे दिया, अल्फा ब्लॉकर देने की वजह से बीपी तुम्हारा डिक्रीज़ हो गया, इसी क्या कहते हैं, वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल। फिर तुम्हारा क्या है कि बीपी घट रहा है तो हमारे बीटा 1 जो है वो काम कर रहे हैं और बीपी घटने की वजह से नॉन एड्रेनलिन भी रिलीज़ हो गया, तो उस वजह से तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नॉर्मली म्योसिस करवाता है अल्फा ब्लॉकर, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी इंक्रीज होगी, डायरिया हो जाएगा, GFR कम हो गया, सोडियम रिटेंशन और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पक्के से याद होना चाहिए कि BHP में जो बिनाइन प्रोस्टेट की हुई है, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, वहाँ पे हमारा यूरिन फ्लो बढ़ाने में इसको हेल्प करता है। फिर इजैकुलेशन इनहिबिट कर रहा है तो इंपॉर्टेंस से हो जाएगी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्फा को कहाँ यूज़ नहीं कर रहे। कार्डियक स्टिमुलेशन में, ब्रोंकोडाइलेशन में और वेजोडाइलेशन हमने कुछ नहीं पढ़ा ना ऐसा, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता। यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर पढ़ेंगे, वो यूज़ होते हैं। तो ये था मोटा मोटा इसके क्या यूजेस थे, क्या इसके एक्शंस थे, जिससे तुम्हारी आगे वाली ड्रग्स लर्न करना ईजी हो जाएगी। तो ड्रग्स को लेके फार्मा की बुक लेके रोना नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ड्रग से। तो हमारी सबसे पहली ड्रग है फिनॉक्सीबेंजामीन। अब फिनॉक्सीबेंजामीन हम याद करेंगे तो ऊपर सबसे पहले चलते हैं टेबल पे। तो हमें पता है नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम दो तरह के, तो नॉन इक्विलिब्रियम तुम्हारा काम सुख है, एक ही है फिनॉक्सीबेंजामीन नाम याद करो, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले है इरिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इरिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव इसका मतलब क्या है, हमें कैसे पता लगा कि ये इरिवर्सिबल है और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव ड्रग्स कौन सी होती है, मान लो ये एंजाइम साइट है और अल्फा ब्लॉकर ने तुम्हारी साइट ब्लॉक कर दी। अब जब अल्फा ब्लॉकर ने साइट ब्लॉक कर दी और उस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। अब तुमने ड्रग की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी तो एक टाइम पे वो ड्रग को हटा देगी क्योंकि वो ज़्यादा पावर में होगी, तो अब ड्रग वहाँ से हट जाएगी। तो ये क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिटिव ब्लॉक होता है ये। अब यहाँ इस ड्रग में फिनॉक्सीबेंजामीन में क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव है तो वो हटेगी नहीं, तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल। अब नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव मतलब ये अल्फ़ा 1 के लिए भी काम कर रही है, अल्फ़ा 2 के लिए भी काम कर रही है। मेनली अल्फ़ा ब्लॉकर है, ठीक है, मेनली अल्फ़ा को ब्लॉक करती है, पर सीरोटोनिन, हिस्टामिन, मस्कुलिनिक को भी ब्लॉक कर सकती है। यार वही बात आ गई जहाँ पे इसको मौका मिला चल पड़ी। अब इसने क्या किया, पोस्टल फॉल इन बीपी। अब हमें पता है नॉर्मली खड़े होने पे हमारा बीपी घटता है, अब हम फिनॉक्सीबेंजामीन दे रहे हैं तो बीपी और क्या होगा, हमारा घट जाएगा। तो वही बात होगी, पोस्टल हाइपोटेंशन हो सकती है इसकी वजह से। क्यों होती है पोस्टल हाइपोटेंशन, हमारा बीपी जो है वीनोडाइलेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू आर्टेरियल डायलेशन, तो पोस्टल फॉल इन बीपी होगा, बीपी हमारा कम हो जाएगा।
अब अगला हमारा काम होता है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ होना। वो कैसे हुआ, अब हमारे बीटा 1 जो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। वही बात बेसिक पता होना चाहिए। बीटा 1 क्या कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। अगर नहीं पता तो 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, वो भी अगर तुम चाहते हो मैं बना दूँ तो मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। तो अब हमारा क्या हुआ, बीपी जो है वो इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट हो गया। अब ये अगला पॉइंट कि लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करेगी। अब अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करिए है तो सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा। ठीक है, अब हमें पता है ये बीपी घटाती है। बीपी घटाने से बंदा क्या टायर्ड रहेगा, लिथार्जी रहेगी, उसको टायर्डनेस डिप्रेशन रहेगा नोजिया वॉमिटिंग की वजह से। ठीक है, अब आगे आगे इंपॉर्टेंट बात साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें पहले ही पता होने चाहिए फिनॉक्सीबेंजीन की। हमने ये पढ़ लिया, इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, पोस्टरल हाइपोटेंशन बीपी घटाती है, लिपिड सॉल्युबल है तो सीएनएस स्टिमुलेटेड नोजिया वॉमिटिंग करा सकती है, ओरल डोज से डिप्रेशन, टायर्डनेस और लिथार्जी हो सकती है। अब बात आ गई साइड इफेक्ट्स की। अब तुम्हें पता है बीपी घटा रही है तो ज़्यादा बीपी, इसने नॉर्मल से ज़्यादा बीपी घटा दिया तो उसे तुम क्या बोलोगे, बीपी घटा दिया नॉर्मल से ज़्यादा, पोस्टरल हाइपोटेंशन। अब तुम्हें पता है हार्ट रेट बढ़ा रही है, बीटा 1 मीडिएटेड एक्शन। हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया तो बंदे को क्या है, अपनी हार्ट रेट ही फील होनी शुरू हो जाएगी। तो उस फिनोमेना को जब बंदे को अपनी ही हार्ट रेट पता चल रही है उसे बोलते हैं पैल्पिटेशन। ठीक है, अभी नेसल ब्लॉकेज कराता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे अल्फा के एक्शंस पढ़ेंगे। म्योसिस कराता है, ये भी डिटेल में आगे आएगा, और इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन कराता है। अब अगर इसे तुमने नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ किया तो ये एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में। अब फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आगे चलते हैं। नॉर्मली फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर है। एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर है तो कैटेकोलमाइंस रिलीज करता है, और कैटेकोलमाइंस कौन से हमारे, एड्रीनल, नॉन एड्रीनल, दोनों ने पहले क्या कराना है, इंक्रीज इन बीपी। तो शुरू में हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारा इंक्रीज़ होता है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, उसको हम 2 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने आगे लिखा हुआ है। नॉर्मली हम इसे 2 तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि ये तो फियोक्रोमोसाइटोमा, वही पॉइंट आ गया, एड्रेनल मेड्यूला से एक्सट्रैक्ट कैटेकोलमाइन रिलीज हो, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, उन्होंने क्या किया, हाइपरटेंशन कर दी, इंक्रीज बीपी करते हैं। तो 2 तरह ऑपरेट हो सकता है। पहला ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू कर लो, अगर वो हो गया क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अगर वैसे नहीं हो रहा तो सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट में हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। तो वहाँ पे उसका यूज़ में क्या आ गया, फियोक्रोमोसाइटोमा में ये यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रही है फियोक्रोमोसाइटोमा में, और अल्फा ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे तो बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आज थोड़ी वीडियो सिंक्राइज नहीं होएगी मेरे ख्याल से। एक्चुअली पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी 8 मिनट के बाद से। तो जहाँ सिंक्राइज नहीं होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो कि अगले बार से ध्यान रखें एंड ऑल, कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो बैक टू टॉपिक, फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, हमने अब अल्फा ब्लॉकर दे दिया फिनॉक्सीबेंजामीन। तो ये फिनॉक्सीबेंजामीन का एक यूज़ हो गया कि फियोक्रोमोसाइटोमा में बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे ये क्या है, बीपी डिक्रीज़ करने में यूज़ होता है। बट आगे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी फियोक्रोमोसाइटोमा में वो अकेला नहीं दिया जाता, अल्फ़ा के साथ साथ हम बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे। रीज़न क्या है इसका हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों देते हैं। अभी तुम्हारे सबसे पहले वाले होंगे जो हमारे थे नॉन रिवर्सिबल, मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटिव है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल वाले जो कॉम्पिटिटिव है, जिसमें हमारे क्या आते हैं, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। तो वो हम अगली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन इक्विलिब्रियम वाले फिनॉक्सीबेंजामीन कर लिया। अगली वीडियो में हम इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉम्पिटिटिव, एंटागोनिज्म वाले सारे कवर करेंगे, जिसमें एर्गोट, आइडोजीन, मिसलिनियस वाले जो भी हैं, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। अगला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।